लास्ट टाइम हम हर्डल टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और हर्डल टेक्नोलॉजी में मैंने आपके साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो डिस्कस किए थे। बेसिकली व्हाट इज द हर्डल टेक्नोलॉजी? हर्डल टेक्नोलॉजी इज अ स्मार्ट वे टू रिटार्ड और स्टॉप द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इन द फूड। ठीक है, देखें अगर हम माइक्रोब की एंट्री फूड के अंदर स्टॉप कर देंगे बाय एनी पॉइंट ऑफ व्यू बाय यूजिंग द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बेस पे हम माइक्रोब की जो ग्रोथ है उसको या तो रिटार्ड कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लीजनर ने 2000 में ये वाला फूड सेफ्टी का ये न्यू कंसेप्ट आइडिया दिया था और आजकल ये फूड सेफ्टी का जो स्लोगन है ये हर जगह लोअरिंग ऑफ द पीएच, लोअरिंग द वाटर एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन। देखें ये जो मैंने आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर किए हैं ना, आपको बताए थे, उन्हीं को आप मॉडिफाई करें। देखें हम कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें सिर्फ हम सिंगल हर्डर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सिंगल हर्डर टेक्नोलॉजी से क्या मौजूद है मतलब है, सिंगल हर्डर टेक्नोलॉजी से ये मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ पीएच को लोअर करते हैं और उसकी बेस पे जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो योगर्ट है, मिल्क है, मिल्क को हम बैक्टीरिया की बेस पे कन्वर्ट करते हैं दही में। ठीक है, स्टार्टर कल्चर यूज करके, और जो दही है उसकी पीएच इतने नीचे चली जाती है, ठीक है, कि जो बाकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो ऑटोमेटिकली वो हो जाते हैं। दूध की लाइफ फ्यू घंटे है और योगर्ट की 2-3 दिन अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो गुजार जाती है, 3-4 दिन गुजार जाती है। योगर्ट की लंबी लाइफ है एज कंपेयर टू मिल्क के। तो आप सिंगल हर्डर टेक्नोलॉजी को यानी सिंगल फैक्टर को मैनेज करके भी फूड सेफ्टी को अचीव कर सकते। इसी तरीके से जैसे ये ग्रेन वगैरह है, ये ग्रेन यानी गंदम वगैरह है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि हम सिंपल वन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। देखिए आप ना प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना ही कुछ और करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ हर्डर टेक्नोलॉजी है क्या। पहले आपको कॉन्सेप्ट आए हर्डर टेक्नोलॉजी का। देखें जो गंदम है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ गंदम को खुश कर देते हैं। हम गंदम को काटती तब है, उसकी हार्वेस्टिंग ही तब करते हैं व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन इज कम अराउंड 10 to 12%। जब 10 to 12% मॉइस्चर होता है तो जो गंदम है अगर हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में रखें तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमने सिर्फ हार्डर टेक्नोलॉजी यूज करी, सिर्फ उसको मॉइस्चर कंटेंट को कम कर लिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ हार्डर टेक्नोलॉजी की, जो सिंगल एक ही हर्डर यूज होती है। ठीक है, टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। आप जो खुबानियां खाते हैं, ठीक है, या जो आपके पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं, नॉर्दर्न एरिया में जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सर्दियों में देखें, गर्मियों में देखें, उनकी शेल्फ लाइफ वाटर जब ज्यादा होता है तो उनकी बहुत कम होती है। वो क्या करते हैं, उसको सिंपल या तो सन ड्राई कर लेते हैं या उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्ट्रिकल ओवन्स हैं उनके अंदर उसको ड्राई कर लेते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर लेते हैं। तो आप सर्दियों में वही खुबानियां वगैरह खाते रहते हैं। तो उन्होंने कौन सी मेथड यूज किया, उन्होंने सिंगल हर्डर टेक्नोलॉजी यूज किया बाय ओनली लोअरिंग द वाटर एक्टिविटी। जब हाई मॉइस्चर कंटेंट थे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम थी। तो अब हर्डर टेक्नोलॉजी का आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दी है, इससे सिंपल वे से। तो अब देखिए कुछ प्रोडक्ट्स की जो फूड सेफ्टी है वो हम अचीव कर लेते हैं आइदर बाय अचीविंग द सिंगल हर्डर, लोअरिंग द पीएच, और लोअरिंग द वाटर एक्टिविटी, और इंक्रीजिंग द शुगर कंटेंट, और इंक्रीजिंग द सॉल्ट कंटेंट, जो भी है। और कई के लिए हम मल्टीपल हर्डल, छोटी छोटी मल्टीपल हर्डल लगा देते हैं। एक हर्डल लगानी हो तो आप उसको बड़ा लगानी पड़ेगी, और अगर आप छोटी हर्डल लगाएं तो आप मल्टीपल हर्डल्स यूज कर सकते हैं। सो अब इसको हर्डल टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करके इसकी डेफिनेशन सुने। द यूज ऑफ द मल्टीपल इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट इज द पीएच, salt concentration, temperature, etc., to inhibit the microbial growth is called the hurdle technology. Hurdle technology is becoming an increasingly popular preservation strategy. तो लीरनर ने ये वाला concept तो अब देखें, some of the preservation hurdles such as the pH 4.6 for botulinum are just too big. They can stop the microbe alone. यानी कुछ जो hurdles हैं उनमें हम एक सिंगल फैक्टर को इतना एलिवेट कर लेते हैं कि उनको ऑटोमेटिकली हम उनकी प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। मेनी टाइम अलोन इट डज नॉट वर्क। सम टाइम ये अकेला फैक्टर नहीं काम करता। ये आपको मैंने लास्ट टाइम ये लेक्चर दे चुका था। आई डू रिमेंबर कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था
क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट, हाउ द डिफरेंट फैक्टर कैन बी यूज्ड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो बाद एक जब हम फैक्टर यूज करते हैं उसको अलोन टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ, तो बाद हमें साल्ट बहुत हाई हो जाता है या शुगर कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, तो बहुत से कंज्यूमर उसको लाइक नहीं करते। तो लीडर ने ये कंसेप्ट किया कि बजाय एक फैक्टर को ज्यादा बड़ा करने के आप मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी हर्डल, तो जो अल्टीमेटली जो सारी हर्डल्स को उनका कमुलेटिव इफेक्ट आएगा, जो उनका इकट्ठा कमुलेटिव इफेक्ट आएगा, दैट विल बी अ लार्जर, और जिसकी बेस पे आप छोटी छोटी हर्डल भी करके आप एक्चुअली फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। तो दिस इज द हर्डल टेक्नोलॉजी, और ये लीडनर का कॉन्सेप्ट था। यानी अगर आप एक हर्डल यूज करते हैं तो आपको बहुत हाइट पे जाना पड़ता है। अगर आप मुख्तलिफ किस्म की हर्डल यूज करें तो आप ये देखें, एक अगर टेम्परेचर की आगे आपने वाटर एक्टिविटी की, पीएच की, रेडॉक्स पोटेंशियल की, तो अब प्रिजर्वेटिव भी आपने डाले हुए थे, ये मुख्तलिफ छोटी छोटी हर्डल मिलके एक हो, इनका इम्पैक्ट जो है ये बड़ा हो जाएगा। अंडरस्टैंड जनाब? ठीक है। तो जब मल्टीपल हर्डल इस्तेमाल करते हैं तो आप सारी हर्डल की मैग्नीट्यूड थोड़ी सी कम भी कर लें तब भी फूड प्रिजर्व हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली लीनियर कॉन्सेप्ट फॉर द हर्डल टेक्नोलॉजी। आपके साथ इस टॉपिक पे मैंने स्टॉप किया था ग्रोथ कर्व्स पे। ग्रोथ कर्व, व्हाट इज द ग्रोथ कर्व? जो बैक्टीरिया का जो पैटर्न है ग्रोथ का, कि वो फूड के अंदर जब एंटर होते हैं तो उनकी ग्रोथ होती किस तरीके से है। दिस इज रिगार्डिंग द, because individual cells grow larger only to divide into new individuals, microbial growth is defined not in terms of the cell size, but as increase in the number of the cells, which occurs by the cell division. So individual cell grow larger only to divide into the new individuals. ठीक है, microbial growth is defined not in terms of the cell size, but as increase in the number of cells. ये बैक्टीरिया का ग्रोथ पैटर्न होता है, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। तो ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन को इसमें वो देखा जाता है। सो इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द सेल साइज, बट एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल व्हिच अकर बाय द सेल डिवीजन। ये देखें, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया दरमियान से डिवाइड होते हैं, जैसे डिप्लोकोकस है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस चेन की फॉर्म में ग्रो करते हैं, ठीक है। जो टेट्राड है वो देखें 4 डिवाइड होंगे, इस तरीके से होंगे। जो सर्कने हैं जो वो 8, वो एक सेल जो है वो 8 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो हर बैक्टीरिया की, हर माइक्रोब की अपनी जो स्टेफनो है वो देखें पूरी की पूरी ये एक बाल सी, ये कोई उससे भी ज्यादा में डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ एंगल से, बाई से बना देते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर ग्रोथ पैटर्न, हम कहते हैं बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है दैट इज अ लॉगरिथमिक ग्रोथ। लॉग ग्रोथ में ये होता है कि एक बैक्टीरिया 2 से 1 से 2 हुई है, ये फर्स्ट लॉग है। 1 सेल से 1 सेल से 2 हुई है। ये देखें, एक सेल था, एक सेल था, 2 की 0, 2 की 0 हो, अगर मैं 1000 की भी 0 कहूं, एक होता है, एक होता है। तो ये 1 का मतलब है 2 की 0, 2 की 0 का मतलब है 1। ये देख लें, 2 की 0 1 है। 1 सेल था, ये 2 हुई है, 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, ये 2 टू पावर 3। अब 2 टू पावर 3 के 2 2 2 जरबे 2 जरबे 2, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो गए, फिर 8 से 16 हो गए, फिर 32 हो गए, और फिर 64 हो जाए। तो हम बैक्टीरिया कहते हैं ये इस तरीके से लॉग की ग्रोथ में ग्रो करते हैं। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन बैक्टीरिया की ग्रोथ है, दैट इज द जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी कह देते हैं। बैक्टीरिया जो डिवाइड होता है हम उसको कहते हैं कोलीफॉर्म यूनिट। जो सिंगल सेल जिससे आगे नई कॉलोनी बनती है हम उसको कहते हैं, बाद हम उसको CFU भी कह देते हैं, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। वो बैक्टीरिया जिससे एक न्यू पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाए उसको हम कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट भी कह देते हैं। सबसे पहले जब बैक्टीरिया किसी भी, ये हाइपोथेटिकल ग्रोथ का हुआ है कि सबसे पहले जब बैक्टीरिया जो है ना किसी भी फूड सिस्टम के अंदर जो एंटर होता है, तो सबसे पहले वहां पे अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि अब वहां के जो फैक्टर्स हैं, वहां का जो माहौल है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है। तो वो उसका स्लीपिंग मोड होता है। और वहां पे बैक्टीरिया आप देखें उसकी जो स्टेट कर रहा है, वहां पे बैक्टीरिया को इतना तेजी से ग्रो कोई नहीं कर रहा होता। इसको कहते हैं लैग फेज, द फेज इन विच bacteria is being introduced, they are adapting itself to the environment in which it has entered
यानी अडेप्टेशन का जो एनवायरनमेंट है, जो वेरी इनिशियल पीरियड है, उसको हम लैग फेज कहते हैं। एंड फ्रॉम द फूड प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, from the food preservation point of view, lag phase is the most important in the food microbiology. In the food microbiology, from the preservation point of view, the lag phase is the most important. अगर हम यहाँ पे जो लैग फेज है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, लैग फेज। और इसमें मैंने आपको बता रहा था कि लैग फेज में बैक्टीरिया जो है अपने आप को उस एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसमें वो जाते हैं। तो अगर हम लैग फेज फ्रॉम द फूड प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका कर लें जिसकी बेस पे हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड ना करें कि जो बैक्टीरिया है वो दो डिवाइड हो, तो हम फूड को ज्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। तो हम लैग फेज को इस तरीके से, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन में विद द टाइम हम इसको स्ट्रेट लाइन में रहने दें, तो ये हमने उसको, उसकी ग्रोथ को वो कर लिया, स्टॉप कर लिया या रिटार्ड कर लिया, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। फ्रॉम द फूड प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द ग्रोथ कर्व, तो आपका आंसर होगा लैग फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द food preservation of point of view. In that lag phase, in the lag phase, bacteria are adapting itself to the environment, the new environment in which they have entered. If we alter the conditions, ठीक है, and if we manage the condition in a such a way that their growth, जो डिवीजन है उसको हम स्टॉप कर दें, तो हम उसकी प्रिजर्वेशन को, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ क्या होती है, ये जो चीज किचन की आप रेफ्रिजरेटर में ना रखें, जो चीज किचन की कैबिनेट में वैसे ही ड्राज के ऊपर पड़ी रहे और खराब ना हो, शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई चीज, शेल्फ लाइफ। यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं, उसकी लाइफ की बात नहीं हो रही, बात हो रही है शेल्फ की, यानी किचन की शेल्फ के ऊपर, किचन की कैबिनेट के ऊपर पड़ी हुई चीज है, तो वो कितने अरसे के लिए ठीक रह सकती है। ठीक है, तो दिस इज द, हम वैसे इसको एक्चुअल जो है वो शेल्फ इसको कहते हैं, शेल्फ लाइफ। तो और इसका जो जनरल मीनिंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली, शेल्फ लाइफ ऑन रूम टेम्परेचर, उसकी ग्रोथ का आपको हम वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है, आपको मैंने पहले ही बताया कि हम मल्टीपल हर्डल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर जो दूध है उसकी हमने शेल्फ लाइफ को बढ़ाया, तो हम उसको स्ट्रेट वे, हमको उसको लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा। तो हम उसको स्ट्रेट वे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, तो 2-3 दिन के लिए दूध खराब नहीं होगा। बाहर रखेंगे तो हो सकता है 5-7-8 घंटे के बाद गर्मियों के दिनों में दूध खराब हो जाता है। तो आपने बेसिकली हर्डल टेक्नोलॉजी यूज की टेम्परेचर की, आपने उसको लो टेम्परेचर पे ले गए, उसकी शेल्फ लाइफ को आपने बेसिकली किया क्या था, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर यू हैव एक्सटेंडेड द लैग फेज। आपने बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जिसकी बेस पे उसकी ग्रोथ मल्टीपल नहीं है। अच्छा, जो ही बैक्टीरिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, तो बैक्टीरिया जो है इस वाली डिवीजन, ये वाली डिवीजन शुरू कर देते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ये जो है दिस इज द लॉग फेज, और इसकी लॉग फेज कौन सी है, ये वाली लॉगरिथमिक फेज। तो लॉगरिथमिक फेज में बैक्टीरिया स्ट्रेट अवे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया। फिर आ जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज कब आती है, जब बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं, तो एक तो फूड खत्म हो जाती है बाद का, तो बैक्टीरिया जितने नए पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे होते हैं, तो स्टेट कर्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी जितने बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। किस वजह से, या तो न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से, या बैक्टीरिया ने खुद ही अपना, एग्जैक्टली, सो खुद ही उन्होंने मेटाबोलाइट पैदा कर ली है, खुद ही ऐसे मेटाबोलाइट पैदा कर दी है जो उन्होंने इटसेल्फ जो है उनके लिए, और उन्होंने उनको किल कर दिया। तो दिस विल बी द स्टेशनरी फेज। फिर उसके बाद बिल्कुल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, और बैक्टीरिया, नए बैक्टीरिया नहीं बन रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया किल हो रहे होंगे, दैट इज द डेथ फेज। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फेज हैं, लैग फेज, लॉ फेज, स्टेशनरी फेज एंड द डेथ फेज। यहाँ पे ये सारे का सारा आपको यहाँ पे सिर्फ डिटेल दी हुई है, मैंने आपको वैसे समझा दिया है। द डिफरेंट स्टेजेस represent the state of the microbial population. Both the lag and the stationary phase closely resemble to each other. देखें, ये भी स्टेट का है और ये भी स्टेट है। In both phases, the growth rate equal the death rate to the product. No net change in the cell number. ये देख लें, डेथ फेज में और लैग फेज में, LAG, उसमें
दोनों में डेथ फेज और न्यू बराबर हैं। ऑल द 4 स्टेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इनहिबिटर्स कैन एक्सटेंड द lag। हमारा मेन मकसद क्या होता है? फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स lag, decrease the growth rate, decrease the size of the stationary phase, inhibitors can extend the चले जाते हैं, log की फेज जाती है कि in the if a bacteria enter in an environment and that environment is not suited to bacteria will automatically go into their spore form। जो spore form bacteria हैं वो अपना spore बना लेंगे। So the lag phase duration depends upon the temperature, inoculum size। बैक्टीरिया कम होंगे तो लैग फेज लंबी अरसे के लिए रहेगी, बैक्टीरिया का लोड ज्यादा है तो जल्दी लॉग में एंटर हो जाएगा। एंड द फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। So if actively growing cells are transferred into an identical fresh medium at the same temperature, the lag phase may vanish। So अब आपको क्लियर हो गया, सारों को क्लियर हो गया ग्रोथ कर्व की जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं। So the factor can be manipulated to extend the lag phase। देखिए हमारा काम है lag phase को। So during the log or exponential phase of the growth, bacteria reproduce by the binary fission। One cell divided into 2 cells, divided into 4 cells, divided into 8 cells। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो in microbiology, we often use the doubling time as a constant to describe the rate of the logarithmic growth। Doubling time, which is also referred as a generation time। डबलिंग यानी 1 से 2 होना, इसको हम बाद डबलिंग टाइम कहते हैं। बाद हम इसको जनरेशन भी टाइम कहते हैं कि 1 से नेक्स्ट जनरेशन कब होगी। 1 से 2 का मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन आ गई ना, फिर 2 से 4 अगली जनरेशन आ गई। यहां पे इस लाइन को गौर से पढ़ें। Doubling time, which also referred as a generation time, are inversely related to the specific growth rate, mu as shown in table। यानी जितना म्यू ज्यादा होगा उतनी जल्दी डबलिंग टाइम उतना कम होगा। ठीक है। ग्रोथ रेट कम स्लो होगा, ग्रोथ रेट स्लो है तो डबलिंग टाइम ज्यादा होगा। ग्रोथ रेट हाई है, डबलिंग टाइम कम होगा। दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। तो दिस इज डबलिंग टाइम। ये दो कितने टाइम में? द टाइम रिक्वायर्ड टू डबल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड डबलिंग टाइम। सिंपल वर्ड में डेफिनेशन, यानी वो टाइम जो बैक्टीरिया को 208 से 416 होने में चाहिए, दिस इज कॉल्ड टाइम। हम इसको जनरेशन टाइम भी कह देते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक ग्रोथ एंड डबलिंग टाइम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमल ये उसका 2.3 है, 2.3 है। तो ये डबलिंग टाइम है वो 0.3 आवर में डबल हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स को लिमिट कर दें तो उसका ग्रोथ रेट कम हो जाता है 0.2 पे, और इसके ऊपर फिर उसका डबलिंग टाइम कितना है? 3.46। बेसिकली हमने अगर हम न्यूट्रिएंट्स को लिमिट कर दें उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो उसका डबलिंग टाइम कम हो जाएगा, डबलिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। ये देखें पहले आधे तकरीबन 20 मिनटों में वो डबल हो रहा था, अब तकरीबन 3.5 घंटे में भी डबल नहीं हो रहा, तकरीबन 3.5 घंटे में तकरीबन जाके वो डबल हो रहा है जब हमने न्यूट्रिएंट्स को लिमिट कर दिया। तो मतलब क्या होगा? अगर हम न्यूट्रिएंट्स को लिमिटेड कर दें तो हमने लैग फेज को एक्सटेंड कर दिया क्योंकि उसका ग्रोथ रेट को हमने कम कर दिया। अगर हम टेम्परेचर पे भी ले जाएं, टेम्परेचर पे ये देखें उसका टेम्परेचर 0 इसका वो हो गया 0.023। अब जो डबलिंग टाइम है वो 30 घंटे हो गया है। अब जो बैक्टीरिया है जब मैंने उसका दूध को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, जो ऑप्टिमल पे रूम टेम्परेचर पे, सॉरी, इतनी देर में वो जो डबल हो रहा था आध 20 मिनटों में, मैंने जब उसको 5 पे रखा तो वो 30 घंटे में जाकर होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका बेसिक है माइक्रोबायोलॉजी की प्रिजर्वेशन में कि ग्रोथ कर्व क्या होती है, जनरेशन टाइम क्या होता है, डबलिंग टाइम क्या होता है, ग्रोथ कर्व क्या होती है, और ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट जितना हाई होगा उतनी जल्दी बैक्टीरिया डबल होगा, उतना ही कम टाइम लेगा वो बैक्टीरिया अपने डबल होने में। इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन अ फूड फाइनल माइक्रोबियल लोड। देखें आपको इन चीजों के बारे में पता हो ना, इन चीजों के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में, टाइम के बारे में, तो आप किसी मिल के अंदर अगर आपको बैक्टीरिया का इनिशियल लोड पता हो तो आपको ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि
इतने टाइम के अंदर उसके अंदर इतने बैक्टीरिया होंगे, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ n इज इक्वल टू n नॉट e म्यू t। द नंबर n यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट एनी टाइम, t इज द प्रोपोर्शन टू द इनिशियल नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और n नॉट जो है ओरिजिनल नंबर ऑफ माइक्रोब्स, ओरिजिनल उसके अंदर वो कितने मौजूद थे। सो दस डिक्रीजिंग द इनिशियल माइक्रोबियल लोड 10 फोल्ड, यानी अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इनिशियली लोड कम हो, यानी अगर आपने मिल्किंग की है कि आपने मिल्क एनिमल को प्रॉपर, उसकी जो ऑर्डर है उसको आपने प्रॉपर नीट एंड क्लीन गर्म पानी से क्लोरिनेटेड वाटर से उसको वॉश किया है, तो उसके ऑर्डर के साथ जितने वो माइक्रोब होंगे वो लगे हुए साफ हो जाएंगे। तो आपने बेसिकली किया क्या है कि मिल्क के अंदर जो इनिशियल लोड आना था वो आपने कम कर दिया। पहला काम आपने ये किया कि जो, क्योंकि मिल्क एनिमल की स्किन के ऊपर ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं, जब हम बगैर वॉश किए हुए अडर को हम वहां से मिल्किंग कर लें तो मिल्क के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया वहां से आ जाएंगे। तो अब आपने क्या किया है कि हमने प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने इनिशियल माइक्रोबियल लोड को कम कर दिया है। अगर हम इनिशियल माइक्रोबियल लोड को कम कर देंगे तो हमारी लैग फेज ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि लैग फेज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द इनिशियल लोड ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, इनिशियल लोड ही कम कर दिया तो दूध ये अच्छी कंडीशन में है तो खराब लेट से होगा। ठीक है, और फिर अगला क्या है, बिकॉज म्यू एंड टी आर इन द पावर फंक्शन ऑफ द इक्वेशन दे हैव ग्रेटर इफेक्ट देन द एन एंड एन नॉट डज। लेकिन इससे भी ज्यादा इनिशियल लोड इवन दो इफेक्ट करता है, लेकिन इसका इफेक्ट कम आएगा जो ग्रोथ रेट का और टेम्परेचर का है, टाइम का, वो ज्यादा इफेक्ट आएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में हम कैसे काम करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर, आप एक फूड को लें, कंसिडर फूड where n naught is 1 into 10 to the power 4 CFU, कोलिफॉर्मिक यूनिट पर ग्राम। एक फूड है, मैं मिल्क की ले देता हूँ, उसके अंदर इनिशियल बैक्टीरिया का लोड है 10 टू द पावर 10 के साथ 4, एक के साथ 4 से लगा ले, 1 2 3 4, 10,000 बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद हैं। और जो म्यू है दैट इज द 0.2 आवर, और जो टेम्परेचर है दैट इज द 37 पे, रूम टेम्परेचर पे उसका जो है वो 0.2 है। 24 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने जाएंगे, n would be 1.2, ठीक है, reducing the initial number 10 fold, reduce the number after 24 hour 10 fold to 1.2.5। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये एक न्यूमेरिकल है, a certain bacteria population double in size every 12 hour, हर 12 घंटे के बाद एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। if there are 200 bacteria in the beginning, how many bacteria will be there in 2 days? A certain bacteria population double in size every day, every 12 hour, हर 12 घंटे के बाद अगर 2 हैं तो 4 हो जाएंगे। अगर 200 होंगे तो कितने टाइम, how many bacteria will be there in 2 days? दो, if there are 2 bacteria in the beginning में 200 हुई है तो 2 दिनों में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, ये देखें। एन, मैंने ये न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व कर दिया है आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए। ये देखें, n इज इक्वल टू n नॉट e म्यू t। n नॉट आपने 200 कहा था, खुद देखें, जो ओरिजिनल माइक्रोबियल लोड था वो 200 था, ठीक है, ये मैंने 200 लिख दिया। फिर 2 इंटू 48/12 उसका जो म्यू था, ठीक है, तो 200 2 इंटू 4 तो ये 32 हो गया। ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है, मैं और न्यूमेरिकल, ये एक और न्यूमेरिकल आप इसको भी देख लें, ये मैंने आप देखें ये प्रॉपर ओरिजिनल है, 1/12 उसका वो आ जाएगा। ये मैंने और डिटेल में सॉल्व किया, मल्टीप्लाई 48 आवर ई म्यू टी, म्यू जो 1/12 है वो उसका क्या था, रेट था, और टाइम कितना था 48 आवर। तो 200 मल्टीप्लाई 2 1/12 मल्टीप्लाई 48, 48/12 आ गया। तो ये जो पिछला था ये मैंने सिंपल सॉल्व किया हुआ था, यहाँ मैंने और डिटेल में आपको प्रॉपर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये आपको इतना ही काफी है न्यूमेरिकल। तो बैक्टीरिया का ऑप्टिमल, अब ये देखें मुख्तलिफ किस्म का होता रहता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको मैंने फेजेस वाला बता दिया। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, all organism must generate energy to carry out their order state, so all the energies are produced by the oxidation in the living organism। ये आप सारा पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता है ना। ऑक्सीडेशन मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
In case of aerobic bacteria, carbon source such as the glucose is oxidized to CO2. Oxygen is reduced to water, or 34 ATP molecules are generated in that process. ठीक है? Most of the ATP is generated through the oxidative phosphorylation in the electron transport chain. ठीक है जी? आप in oxidation phosphorylation, energy is generated when oxygen is used as the terminal electron acceptor. This drives the formation of a high energy bond between the free phosphate and the adenosine diphosphate ADP to form the ATP. ठीक है? उसके अलावा ये जो एंडनर डॉटर पाथवे है, ये बेसिकली 5 कार्बन शुगर जो है उसको यूज करते हैं। ये सारे का सारा आप लोग पहले आपने किया हुआ है। ठीक है?